नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और सामान्य हिंदी की सीरीज में आज हमारी 10वीं क्लास गतिमान है और इस 10वीं क्लास में हिंदी की कुछ बोलियां बची हुई थी, उनको हम कवर करेंगे। और मेन जो टॉपिक है आज इस क्लास का, भाषा के विविध रूप, जिसमें हमें संपर्क भाषा, मानक भाषा और साथ ही साथ राष्ट्रभाषा के संबंध में बात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हिंदी की 17 जो सर्वमान्य बोलियां हैं, उन 17 सर्वमान्यों में से हम 7 बोली पढ़ चुके हैं और कुछ जो शेष बची हुई बोली है उनको पढ़ते हैं और फिर भाषा के विविध रूप में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर 8वें नंबर की जो बोली लिखी हुई है, ये मगही है, जिसे मागधी के नाम से भी जानते हैं। और मगही या मागधी का जो अर्थ होता है, क्या होता है? मगध की भाषा। यानी मगध जो क्षेत्र है वो आज वर्तमान समय का जो बिहार है, ये प्राचीन काल में मगध कहलाता था। और इस मगध की जो भाषा है वही जो है क्या कहलाती है? मगही कहलाती है। और ये जो बोली है, ये बिहार का, जैसे पटना है, मुंगेर है, भागलपुर है, हजारीबाग है, ये सब हजारीबाग झारखंड में है। लेकिन जैसे भागलपुर, मुंगेर, नालंदा, पटना, ये सब क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं? बिहार में। तो ज्यादातर क्षेत्रों में जो है, या यूं कहें कि अधिकांश क्षेत्र में जो है ये बिहार इलाके में बोली जाती है। लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में, जैसे झारखंड का हजारीबाग वाला इलाका है, वहां भी ये बोली जाती है। और इस बोली का जो मुख्य केंद्र है वो पटना का मगही क्षेत्र है, इसीलिए इसको जो है क्या बोलते हैं? मगही बोलते हैं। तो पटना का जो मगही इलाका है, वहां पर बोले जाने के कारण ये क्या कहलाती है? मगही कहलाती है। साथ ही साथ इसके अलावा 9वीं जो बोली है, ये कौन सी है? हरियाणवी। और जो हरियाणवी बोली है, इसका संबंध सीधे सीधे हरियाणा राज्य से है। और दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक वाला जो इलाका है, इन क्षेत्रों की ये बोली है। और ये जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा है, ये हिंदी की एक बोली है और इसका विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सारी की सारी हिंदी की बोलियां ही हैं, कोई नई बात नहीं है। और 10वें नंबर में हमने यहाँ पर जयपुरी मेंशन करा है। और ये जो जयपुरी है, ये जयपुर में बोली जाती है। जयपुर की जो बोली है उसे जयपुरी बोलते हैं। और जयपुर का पुराना नाम ढूंढाड़ है। और ढूंढाड़ में बोली जाने वाली जो बोली है वो क्या कहलाती है? ढूंढाड़ी कहलाती है। तो जयपुर का पुराना नाम क्या है? ढूंढाड़। तो जयपुर में बोली जाने वाली जयपुरी और ढूंढाड़ में बोली जाने वाली ढूंढाड़ी। तो बात एक ही है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा की एक बोली है ये, और सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। और ये बोली जयपुर, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में, जैसे कोटा है, बूंदी है और उसके अलावा झालवाड़ क्षेत्र है, यहाँ पर ये जयपुरी बोली जाती है। और जयपुर का पुराना नाम हमने लिखा हुआ यहाँ पर ढूंढाड़ है, जिस कारण से जयपुरी को क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ी भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये तो अन्य बोलियों में हम इन बोलियों को पढ़ रहे हैं। और उसके अलावा हिंदी की और जो अन्य बोलियां हैं, 10 बोली हमने पढ़ ली हैं। 11वीं में बुंदेली है, ये आप देख पा रहे हैं। 11वीं जो बोली है ये कौन सी है? बुंदेली है। 12वीं जो है कन्नौजी है। और 13वीं मालवी है। 14वीं मेवाती, 15वीं मारवाड़ी और 16वीं बघेली और 17वीं कौन सी हो जाएगी? छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रकार से हिंदी की जो 17 सर्वमान्य बोलियां हैं, ये पूरी हमारी हो जाती है। और इसी क्रम में एक और टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है, प्रमुख बोलियों का नामकरण। यानी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं, इनके नामकरण को लेकर के प्रश्न आ जाता है। छोटा सा प्रश्न बनेगा कि किस बोली का नामकरण किसने किया है। तो इसमें देखो, जैसे आप देख पा रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ सबसे पहले कौरवी। तो कौरवी जो इसे नाम दिया, ये कौरवी जो नाम दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया? राहुल सांकृत्यायन। और कौरवी जब साहित्यिक में प्रयोग होने लगी, या साहित्यिक भाषा बनी, या साहित्य में जब कौरवी का प्रयोग हुआ, तो इसको जो है खड़ी बोली जो है कहा गया। तो खड़ी बोली का पुराना रूप जो है कौरवी है, और कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया। उसके अलावा ये राजस्थानी है, इसको आप राजस्थानी लिखना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, राजस्थानी है। और राजस्थानी का नामकरण किया ग्रियर्सन ने। और बिहारी जो नाम दिया, ये भी ग्रियर्सन ने दिया। जबकि ब्रजबुली जो बांग्ला का एक उपरूप है, इसका जो सबसे पहले नामकरण किया, या किसके द्वारा दिया गया नाम है,
ईश्वर चंद्र गुप्त। ईश्वर चंद्र गुप्त का दिया हुआ नाम है क्या, ब्रजबुलि। और भोजपुरी जो नाम दिया वो रेमंड ने दिया, और जो डिंगल नाम दिया बाकीदास का, और मैथिली जो नाम दिया किसने दिया, कोलब्रुक का। तो ये भी आप इसमें जो है ऐड कर देंगे, और इस प्रकार से एक छोटा सा प्रश्न हमारा यहां से कवर हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण टफ जो प्रश्न आता है वो यहां आता है कि हिंदी की जो बोलियां हैं, हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं, इनके उच्चारण वर्गीकरण को लेकर के प्रश्न आता है। बहुत बार आता है कि गढ़वाली कुमाऊनी किस प्रकार की बोली है ना। ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, ओकार बहुला है, या फिर आकार बहुला है, या उदासीन है, या फिर इकार बहुला है। तो आप इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर दीजिए। ओकार बहुला मतलब जिसमें ओ लास्ट में लगता है ना, जैसे ओ लास्ट में लगता है, जैसे कोई, जैसे ये हो है, जैसे रो है, तो ऐसे ओ की मात्रा लास्ट में लगती है। वैसे इकार बहुला मतलब जैसे ई की मात्रा कहीं ज्यादा लगती, ई की मात्रा लास्ट में लगती है, तो इसी आधार पर कहीं आ की मात्रा ऐसे लगती है लास्ट में, तो वो आकार बहुला हो जाएगा, ओ लगेगा तो ओकार बहुला हो जाएगा, ई लगेगा तो ये इकार बहुला हो जाएगा। इस प्रकार के शब्द जो देखने के लिए मिलते हैं, उसी आधार पर इनका जो उच्चारण वर्गीकरण है उसमें पहला है ओकार बहुला। और ओकार बहुला में जैसे ब्रज भाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, मारवाड़ी है, उसके अलावा गढ़वाली है, कुमाऊनी है। आप विशेष करके देखो, हम उत्तराखंड वासी हैं तो हमारे लिए कुमाऊनी और गढ़वाली ज्यादा मोस्ट है, कि कुमाऊनी और गढ़वाली को जो है उच्चारण वर्गीकरण के आधार पर किस प्रकार की बोली में रखा गया है, तो ओकार बहुला में रखा गया है। साथ ही साथ एक इसके साथ आकार बहुला देख लेते हैं, तो खड़ी बोली और दक्कनी हिंदी। दक्कनी हिंदी वो हिंदी है जो हैदराबाद के आसपास बोली जाती है, तो हैदराबादी हिंदी को हम दक्कनी हिंदी का एक रूप समझ सकते हैं। उसके अलावा उदासीन आकार बहुला है, इसमें अवधी और बघेली है, और इकार बहुला में कौन सी है, भोजपुरी है। तो कुछ प्रमुख बोलियों को जो है उच्चारणगत वर्गीकरण के अंतर्गत हमने यहां पर शामिल किया, ये हमने देख लिया। और अब इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, भाषा के विविध रूप। यहां पर हमें भाषा के विविध रूप को पढ़ना है, और भाषा के विविध रूप में आप देख रहे हैं जैसे मानक भाषा है, संपर्क भाषा है, पहली मानक भाषा है, दूसरी संपर्क भाषा है, तीसरी राष्ट्र भाषा है, और उसके अलावा अगले हमें क्या पढ़नी है, राजभाषा। तो यहां पर जानने का प्रयास करेंगे मानक भाषा किसे बोलते हैं, है ना, या फिर संपर्क भाषा कौन सी है। कई बार प्रश्न बनेगा भारत की संपर्क भाषा कौन है, विश्व की संपर्क की भाषा कौन सी है, या फिर राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या क्या अंतर है, क्या क्या प्रश्न यहां से हमारे पास एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम पूरा एक एक करके कवर करेंगे। आप आराम से देखिए, तसल्ली से रखिए, तसल्ली रखिए। और एक पूरी सीरीज को अगर आप पढ़ते हैं तो अगर कहीं पर 20 नंबर की हिंदी आती तो आप 17 से 18 नंबर आराम से ला सकते हैं, और कहीं पर 50 से 100 नंबर की हिंदी आती है तो 80%, 80, 85, 90% तक आप आराम से जो है कवर करेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपको जो है नोट्स मिल रहे हैं। आप जो है बढ़िया नोट्स बनाते जाइए, और निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से, जिस हेतु से आप लगे हुए हैं वो अवश्य पूरा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन मानक भाषा और संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा को एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मानक भाषा। सबसे पहले क्या है, मानक भाषा। तो पहला प्रश्न सीधे सीधे आता है कि मानक भाषा क्या है, किसको बोलेंगे मानक भाषा। तो सिंपल सी बात है कि भाषा की वह अवस्था जिसका मानकीकरण किया गया हो, जिसका मानकीकरण किया गया हो। भाई जिस भाषा का मानकीकरण किया गया वही मानक भाषा है। अब यहां पर भाषा की वह अवस्था जिसका मानकीकरण किया गया हो तथा जिसके कारण भाषा में एक रूपता स्थापित की जाती है। तो दो बातें निकल करके आ रही हैं। एक तो बात क्या है कि भाषा की वह अवस्था जिसका मानकीकरण किया गया हो, और साथ ही जिसके कारण भाषा में एक रूपता स्थापित हुई या स्थापित की जाती है, वही मानक भाषा कहलाती है। ठीक है जी। तो मानक भाषा भाषा की वह अवस्था है जिसका मानकीकरण किया गया और जिसके कारण भाषा में एक रूपता स्थापित की जाती है, वो मानक भाषा कहलाती है। ठीक है जी, इतनी बात तो ठीक है। दूसरी बात, जैसे हमारी पाठ्य पुस्तक होती है, जैसे हमारे समाचार पत्र होते हैं या समाचार पत्र पत्रिकाएं होती हैं, इनमें प्रयोग होने वाली जो भाषा है वो पूरी तरह से मानक भाषा कहलाती है। और जो वर्तमान समय में खड़ी बोली हिंदी है, वर्तमान समय में खड़ी बोली हिंदी, इसको आप खड़ी बोली करना, खड़ी बोली हिंदी, खड़ी
बोली हिंदी। वर्तमान समय में जो है, जो खड़ी बोली हिंदी है वो भारत की मानक भाषा है। क्योंकि हिंदी के भाई कई रूप हैं, 5 भाषाएं हैं, 17 उप सर्वमान्य बोलियां हैं, तो कौन सी जो है मानक भाषा मानी जाए, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, खड़ी बोली हिंदी। तो भारत की मानक भाषा कौन सी हो गई, खड़ी बोली हिंदी। और मानक भाषा को लेकर के जब हम मानकीकरण की बात करते हैं, इस मानकीकरण का अर्थ क्या है, इस मानकीकरण का अभिप्राय क्या है, तो यहां पर जानना है। मानकीकरण का अभिप्राय है कि उसका बोली रूप से क्रमशः, है ना, वह बोली रूप से क्रमशः विकसित होकर ऐसी परिनिष्ठित भाषा का रूप धारण कर लेना जो शिक्षा, प्रशासनिक और क्रियाकलापों का माध्यम बन सके, मानकीकरण कहलाता है। यानी मानकीकरण का अभिप्राय, मानकीकरण का जो अभिप्राय है वो उसका, या फिर कहें कि बोली के रूप से क्रमशः वो परिनिष्ठित हो गई हो, यानी जो बोली का रूप है वहां से बढ़कर वो परिनिष्ठित हो गई हो, आगे बढ़ चुकी हो, मतलब शुद्ध हो चुकी हो, वो शुद्ध रूप बोली से जो है परिनिष्ठित होकर भाषा का रूप ग्रहण कर लिया हो, और साथ ही साथ यहां पर शिक्षा और प्रशासनिक क्रियाकलापों का माध्यम बन गया है या बन सके, वो मानकीकरण कहलाता है। तो यहां पर जो है मानक भाषा से जो प्रश्न हमारे पास पेपर में आना है, बनेगा कि वर्तमान समय भारत की मानक भाषा कौन सी है, तो हमें याद रखना खड़ी बोली हिंदी। और या फिर दूसरा प्रश्न बनेगा कि मानक भाषा किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे जिसका मानकीकरण किया गया हो और जो भाषा में एक रूपता स्थापित करती है, वो एक प्रकार से मानक भाषा कहलाती है। और जो मानक भाषा होती है वो एक प्रकार से परिनिष्ठित होती है, यानी भाषा का शुद्ध रूप होता है और शिक्षा, प्रशासनिक क्रियाकलापों का वो माध्यम होती है। और अगर ऐसा कुछ है तो वो मानक भाषा है। और ऐसे मानक भाषा में वर्तमान में कौन है, तो हम बोलेंगे खड़ी बोली हिंदी, यानी जिसका हम प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग करते हैं वो एक प्रकार से जो है मानक भाषा मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे अगली लाइन से। नेक्स्ट, अगली भाषा है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या है, तो संपर्क मतलब जैसे नाम से ही संपर्क भाषा, नाम से ही पता लग रहा है आपको कि संपर्क भाषा क्या है। तो भिन्न भिन्न भाषा लोगों के माध्यम से, यानी भिन्न भिन्न भाषा के जो लोग हैं वो जब आपस में बातचीत करते हैं, तो भिन्न भिन्न भाषी लोगों के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है, उसी को हम जो है संपर्क भाषा कहते हैं। यानी यहां पर लिख भी रखा है कि भिन्न भिन्न भाषा या भिन्न भिन्न भाषा लोगों, यानी भिन्न भिन्न भाषा के अगर लोग हैं, भिन्न भिन्न भाषी जो लोग हैं या भिन्न भिन्न भाषा के जो लोग हैं, उनके मध्य में अगर कोई संप्रेषण करना है, कोई कम्युनिकेशन करना है, कोई संवाद स्थापित करना है, तो अगर संवाद स्थापित करने के लिए या संप्रेषण स्थापित करने वाली अगर कोई भाषा है, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, संपर्क भाषा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई जो है सपोज करके जो है असमी बोलने वाला है और कोई जो है बंगाली बोलने वाला है, या फिर कोई जो है हम यूं कहें कि गढ़वाली बोलने वाला है। अब इनके बीच में देखो, ये गढ़वाली जानता है, ये असमी जानता है, ये बंगाली जानता है, और एक भाषा ऐसी है हिंदी जो है ये भी जानता है, ये भी जानता है, ये भी जानता है। तो ये तीनों के बीच में संपर्क स्थापित कर रही है, तो इस प्रकार से हिंदी क्या हो जाएगी, संपर्क भाषा हो जाएगी। तो यानी भिन्न भिन्न भाषी लोगों के बीच में संप्रेषण स्थापित करने वाली जो भाषा होती है वो संपर्क भाषा कहलाती है। बस इतनी सी बात है, ठीक है जी। दूसरी बात, भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा इस संबंध में। भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क करने के काम आए वो संपर्क भाषा कहलाती है। प्रश्न सीधे बनेगा कि भाई भोलानाथ तिवारी ने संपर्क भाषा के लिए क्या कहा, तो जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क करने के काम आती है वो संपर्क भाषा कहलाती है, ठीक है जी। भोलानाथ तिवारी भी यही कह रहे हैं। और दो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें एग्जाम पॉइंट है, एक प्रश्न है कि भारत की संपर्क की भाषा क्या है, तो आंसर क्या बनेगा, हिंदी। और विश्व की जो संपर्क भाषा है वो क्या है, अंग्रेजी। तो भारत की संपर्क भाषा हिंदी, विश्व की संपर्क भाषा कौन सी हो जाएगी, अंग्रेजी। इसी क्रम में आगे अगला जो टॉपिक है इसमें बहुत शानदार है, राष्ट्रभाषा। यानी जैसे हम भाषा के विविध रूप पढ़ रहे हैं और उसमें हमने भाषा के विविध रूप में जाना कि मानक भाषा क्या है, संपर्क भाषा क्या है, और अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं राष्ट्रभाषा क्या है।
तो यहां पर जब हम राष्ट्रभाषा पढ़ते हैं तो ये जान लेते हैं कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो देखिए सामने देखिए, किसी देश की वह भाषा जो उस देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, उस भाषा के लोगों का, किसी देश की वह भाषा जो उस देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है। पहली बात तो एक बात यहां तक निकल करके आ रही है कि भाई ऐसी भाषा जो किसी देश में बहुत ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है, किसी देश के बहुसंख्यक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। साथ ही साथ क्या बोला कि उस भाषा से लोगों का जो है सांस्कृतिक और भावात्मक जुड़ाव भी हो, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। एक तो ऐसी भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है कि जिसको बोलने वालों की संख्या देश में ज्यादा हो, और साथ ही साथ उस भाषा का जो लगाव हो, उस भाषा का जो संबंध हो, है ना, वो हमारी संस्कृति से हो, हमारी भावना से हो। तो ऐसी भाषा जो लोगों का सांस्कृतिक एवं भावात्मक जुड़ाव हो, है ना, लोगों का सांस्कृतिक और भावात्मक जुड़ाव भी उस भाषा से हो, और देश में बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा भी बोली जाने वाली वो भाषा हो, ऐसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है जिसका प्रयोग भारत के 10 बड़े राज्यों में किया जाता है। हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, और संवैधानिक दर्जा न देने की वजह यह है कि अगर हम किसी भाषा को अगर राष्ट्रभाषा का दर्जा अगर देते हैं तो अन्य भाषी जो लोग हैं वो फिर अपने आप को एक प्रकार से असहाय जैसा महसूस करेंगे। ये संकट था उस समय संविधान सभा के पास कि राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भाषा को दिया जाए या न दिया जाए। अगर देते हैं तो एक भाषा अपने आप में गरिमामयी हो जाएगी, और जो अन्य भाषाएं होंगी वो उसके सामने जो है असहाय जैसी महसूस करेंगी, या उस अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोग अपने आप को जो है असहाय महसूस करेंगे। तो इस प्रकार से भाषाओं के बीच में भेदभाव न हो, इसलिए जो है इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है, और इसे संवैधानिक जो दर्जा दिया गया हिंदी को, वो राजभाषा के रूप में दिया गया। तो हिंदी राष्ट्रभाषा भी है क्योंकि देश में बहुसंख्यक वर्ग द्वारा बोली जाती है, और उत्तर भारत के 10 बड़े राज्य हैं जहां हिंदी बोली जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है जी, बिहार, है ना, झारखंड, ऐसे दिल्ली, ऐसे 10 बड़े राज्य हैं। हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि 10 बड़े राज्य कौन कौन से हैं हिंदी भाषी, उसकी हम पीछे वाली क्लास में बात कर चुके हैं, आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आगे यहां पर हम देखते हैं कि राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक गुण क्या होने चाहिए। तो राष्ट्रभाषा के आवश्यक गुण क्या हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रभाषा के आवश्यक जो गुण हैं उनमें पहली बात है कि देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। सिंपल सी बात है, हो गई है। उस भाषा में उच्च कोटि की साहित्यिक रचना हुई हो। भाई राष्ट्रभाषा होने के लिए आवश्यक गुणों में एक तो बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जानी चाहिए, और जो राष्ट्रभाषा है या उस भाषा में उच्च कोटि की साहित्यिक रचना हुई हो, तो उसमें उच्च कोटि की साहित्यिक रचना भी होनी चाहिए। साथ ही साथ उसका शब्दकोश भी बड़ा होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, और उस भाषा का व्याकरण सरल हो और पूरा नियमबद्ध हो। ये सारी बातें आवश्यक है राष्ट्रभाषा के लिए। और उस भाषा की लिपि स्पष्ट हो, और साथ ही साथ वैज्ञानिक हो, और वह भाषा देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करती हो, और वह भाषा राष्ट्रीय एकता में सहायक सिद्ध हो। तो जो देश की राष्ट्रीय एकता में सहायक हो, जो देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करे, जिसकी भाषा लिपि स्पष्ट हो, वैज्ञानिक हो, जिसका व्याकरण जो है सरल हो, नियमबद्ध हो, जिसका शब्दकोश विस्तृत हो, समृद्ध हो, जो उच्च कोटि की साहित्यिक रचना होती हो जिसमें, और देश के ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती हो, वो भाषा राष्ट्रभाषा होती है। ये कुछ प्रमुख गुण हैं, और इस प्रकार से आज हमने ये पूरा कवर कर लिया। और अगला जो हमारा टॉपिक इसमें होगा वो राजभाषा को लेकर के होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, बढ़िया से पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए। और आज के लिए इतना ही करते हैं, और फिर अगली क्लास में राजभाषा के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।